Good morning everyone. Let's start our third chapter of Changing Earth of Geography class 7th. As you all know that कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे लैंड फॉर्म्स पाए जाते हैं, प्लेन्स, माउंटेन्स, प्लेटूज, हिल्स, रिजेस, वैली एक्सेट्रा बहुत सारे पाए जाते हैं। लैंड फॉर्म्स कभी भी स्टैटिक नहीं है, यानी कि एक ही जगह पे स्थायी नहीं है। ये हमेशा क्या है, रियलिटी ये है कि ये डायनामिक है, यानी कि गतिशील हैं, हिलते रहते हैं। टूजो विल्सन की एक डेफिनेशन से हम इसको क्लियर करते हैं। टूजो विल्सन कहते हैं कि जो अर्थ है वो इंस्टेड ऑफ अपीयरिंग एज एन इनर्ट स्टैचू इज़ अ लिविंग मोबाइल थिंग, कि जो आपकी अर्थ है, जैसे कि आपको ये एक फ़ोन दिखाई दे रहा है, दैट इज़ अ फ़ोन। तो ये फ़ोन आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक स्टैचू की फॉर्म में है, राइट। इट इज़ अ स्टैचू फॉर्म, कि बाहर से हम इसे जब उठाएंगे, कुछ करेंगे, तभी इसके ऊपर कुछ काम होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। बट इसके अंदर अगर आप इसे खोलते हैं तो इसके अंदर सारी लिविंग चीज़ें चल रही हैं। जैसे कि अगर हम इसे खोल के देखेंगे तो इसके अंदर सारी लिविंग चीज़ें चल रही हैं, राइट। तो इसलिए अर्थ को भी कुछ ऐसा ही कहा गया है कि बाहर से एक स्टैचू की फॉर्म में है, लेकिन अगर हम इसे खोलते हैं तो इट इज़ अ डायनामिक। ठीक है, तो टूजो विल्सन आपको एक डेफिनेशन के थ्रू यही प्रूव करना चाह रहे थे कि अर्थ हमारी स्टेबल नहीं है, अर्थ रीशेप होती रहती है बार बार। इसके ऊपर जितने भी लैंड फॉर्म्स हैं वो क्लाइमेटिक प्रोसेस की वजह से चेंज होते रहते हैं। ये लैंड फॉर्म्स हमेशा मोशन में रहते हैं। पहले अगर हम कहें तो ये जो लैंड फॉर्म्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, जितने भी आपके कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं, सारे एक साथ जुड़े हुए थे, यानी इस तरीके से ये जुड़े हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जिन्हें क्या कहा जाता था इन लैंड फॉर्म्स के जुड़ी हुई फॉर्म को, पैंजिया। लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर क्या हुआ, मूवमेंट हुए, और मूवमेंट होने की वजह से धीरे धीरे एक दूसरे से दूर जाते हुए चले गए, और आज इस फॉर्म में ये आपको दिखाई देते हैं। इसमें बहुत टाइम लगा इन चीज़ों को, और इन्हीं छोटे छोटे लैंड फॉर्म्स को, ये रॉक के टुकड़े हैं जो आज बिना किसी शेप के, इनकी कोई शेप नहीं है, ठीक है, इन्हें लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा जाता है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स आपको यहाँ देखिएगा, ब्रोकन इनटू लिथोस्फेयर जो हमारा था, यानी कि जो सॉलिड चट्टानों से बनी हुई एक जगह थी, वो ब्रोक हुई, टूटी छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे कि आपने लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहा। ये लिथोस्फेरिक प्लेट्स मैसिव इरेगुलर और शेप पीस ऑफ सॉलिड, यानी कि इनकी कोई शेप नहीं है, आप देखेंगे सबकी अलग अलग शेप है, कोई शेप नहीं है, सॉलिड रॉक है, और जनरली कंपोज विद कॉन्टिनेंट एंड ओशनिक लिथोस्फेयर। ठीक है, हमारी इन्हीं लिथोस्फेरिक प्लेट्स में अंदर की तरफ, अर्थ के अंदर 3 तरीके से मूवमेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज़ योर डाइवर्जेंट मूवमेंट, यानी प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं। कन्वर्जेंट मूवमेंट, प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं। और ट्रांसफॉर्म मूवमेंट, प्लेट्स एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाती हैं आगे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे बात करी हमने लिथोस्फेयर और इसके अंदर जो 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं उसके बारे में। अब हम आपके चैप्टर में आगे बात करेंगे अर्थ मूवमेंट, यानी कि अर्थ के ऊपर जो मूवमेंट होता है। अर्थ के ऊपर जो प्लेट्स पाई जाती हैं वो हॉरिजेंटली पाई जाती हैं, धीरे धीरे हमेशा मूव करती रहती हैं। ये लगभग 1 साल में मिलीमीटर, कुछ मिलीमीटर ही एक दूसरे से सरकती हैं। ठीक है, और पृथ्वी के अंदर जो मोल्टन मैग्मा पाया जाता है, यानी कि जो पिघला हुआ मैग्मा पाया जाता है, वो रिस्पॉन्सिबल है इन प्लेट्स की मूवमेंट का। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इट सर्कुलर मैनर, और ये हमेशा सर्कुलर मैनर में, यानी कि गोल 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 घूमता रहता है। मोल्टन मैग्मा अदर फोर्सेस एक्टिव इनसाइड द अर्थ, और भी बहुत सारी फोर्सेस इसके अंदर काम करती है। सम ऑफ दीज चेंजेस अकर सडनली, कुछ चेंजेस सडनली होते हैं और कुछ चेंजेस ग्रेजुअली, यानी कि बहुत स्लो फॉर्म में होते हैं। अर्थ के अंदर मेनली जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है अर्थ की मूवमेंट के, वो 2 तरीके की फोर्सेज है। फर्स्ट वन इज़ योर एंडोजेनिक फोर्स, सेकेंड वन इज़ योर एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स को आगे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज सडन, यानी अचानक से होने वाली फोर्सेज, और स्लो फोर्सेज धीरे धीरे होने वाली। सडन फोर्सेस, अर्थक्वेक, वोल्केनो एंड लैंडस्लाइड, इन तीनों में से कोई भी चीज़ आती है आपको बताकर नहीं आती है, एकदम से आती है, इसलिए इन्हें अचानक से आने वाली फोर्सेस कहा गया है। स्लो फोर्सेस, बिल्डिंग मूवमेंट, यानी कि इससे बिल्डिंग्स बन रही हैं। अब आपका पेंजिया था, पेंथालसा था, मैंने आपको बताया था पेंजिया लैंड फॉर्म था सारा, और पेंथालसा सारा पानी वाला जितना भी एरिया था उसे पेंथालसा कहा जाता था। तो इसमें धीरे धीरे मूवमेंट हुए, तभी आपके कॉन्टिनेंट्स बने हैं, आपका माउंट एवरेस्ट जो बने हैं, ये सारे स्लो मूवमेंट की वजह से बने हैं, और ये अर्थ के अंदर होते हैं। अर्थक्वेक भी अंदर आता है, वोल्केनो भी और लैंडस्लाइड भी। ठीक है, अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होते हैं उनकी वजह से ये चीज़ें बनती हैं। ये है एक्सोजेनिक, यानी कि अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हो रही हैं, जिसकी वजह से कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं, जैसे रिवर की वजह से, सी की वजह से, ग्लेशियर की वजह से और विंड की वजह से जो लैंड फॉर्म्स बनते हैं, यहाँ हम उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपकी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में।
एक्सोजेनिक फोर्सेस के बारे में हम आपकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो एंडोजेनिक फोर्स इज दो, एक कॉम्बिनेशन वर्ड है, एंडो प्लस जेनिक। एंडो का मीन्स होता है विद इन और जेनिक का मीन्स होता है ओरिजिन। एंडो मीनिंग विद इन, यानी कि अंदर जो किसी भी चीज़ का ओरिजिन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। इनसाइड अवर अर्थ आर नॉन एज एंडोजेनिक फोर्स। अब वही सेम चीज़ आपको बता दी कि द फोर्सेज विच एक्ट इनसाइड अवर अर्थ इज नॉन एज एंडोजेनिक फोर्स, जो मैंने आपको ऊपर भी क्लियर किया था। ये फोर्सेज कई बार सडन होती हैं और कई बार स्लो फोर्सेज होती है। सडन फोर्सेज होती है, स्लो फोर्सेज होता है, सेम वही टेबल वाली बात आपको यहाँ समझाई जा रही है। सडन फोर्सेज प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड स्लो फोर्सेज प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपके सडन फोर्सेज के बारे में। सडन फोर्सेज यानी अचानक से होने वाले फोर्सेज। सडन मूवमेंट इन लिथोस्फेरिक प्लेट ब्रिंग एब्रप्ट चेंजेस, बहुत ज़्यादा चेंज आते हैं इनकी वजह से इन अर्थ सरफेस, पृथ्वी के ऊपर के धरातल पर। दीज मूवमेंट्स कॉजेज अर्थक्वेक, जिसकी वजह से क्या आते हैं भाई, अर्थक्वेक आते हैं, वॉल्केनोज फटते हैं और लैंडस्लाइड्स की वजह से। दे कॉजेज एक्सट्रीम डिस्ट्रक्शन ऑन द अर्थ सरफेस, और इनकी वजह से हमारी पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है। सबसे पहले आपके अर्थक्वेक को देख लेते हैं। Any sudden vibration on the earth crust due to the natural cause which leads to the trembling is known as earthquake. कोई भी सडन वाइब्रेशन होती है, धरती के अंदर कोई कंपन हो रहा है अर्थ की क्रस्ट के ऊपर, जो नेचुरली आपको फील होता है, जिससे आप घबरा जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अर्थ क्विक कहते हैं। दिस इज़ व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव सडनली, और ये इसलिए है जब वो लिथोस्फेरिक प्लेट्स सडनली मूव करती हैं। अब लिथोस्फेरिक प्लेट्स का मूवमेंट मैंने आपको बताया था, या तो एंडोजेनिक होता है यानी एक दूसरे के पास आ रही हैं, या फिर एक्सोजेनिक होता है एक दूसरे से यानी दूर जाएंगी, या फिर आपका ट्रांसफॉर्म होगा, एक दूसरे के अगल बगल से सरक जाएंगी। तो ये मूवमेंट जब होता है तो आपके अर्थक्वेक आते हैं। of the earth vibrates, these vibrations are called earthquake, और इन्हीं vibrations को हम क्या कहते हैं, earthquake कहते हैं। the places below the ground where the earthquake movement originate are called focus, जहाँ से आपके भूकंप का उद्भव होता है यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है उसे कहा जाता है focus। The point of the earth surface that vertically above the point of origin focus is called epicenter, अर्थ पे जहाँ सबसे पहले फील हो रहा है उसे कहते हैं एपीसेंटर। इससे देखिएगा अर्थ के अंदर आपका भूकंप यहाँ से स्टार्ट हुआ, सो ये है आपका फोकस, यानी कि जहाँ से सिस्मिक वेव स्टार्ट हो रही हैं, जहाँ पे सबसे पहले फील हुआ, दैट इज़ नॉन एज एपीसेंटर, यानी कि अर्थ के ऊपर। इसकी वजह से जो दरारें पड़ी उसे कहा गया फॉल्ट। फॉल्ट यानी दरार पड़ जाना, और ये इनकी वेव का मूवमेंट है कि किस तरीके से मूवमेंट होती है इनकी वेव्स। ठीक है, आई होप डायग्राम भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो यहाँ एक बार देख लीजिएगा। ये अर्थ के अंदर ये आपका फोकस है, यहाँ से आपकी ये अर्थक्वेक की जो वेव्स हैं ये बाहर की तरफ आ रही हैं, और ये आपका जो अर्थ का सरफेस है यानी कि ये हमारी अर्थ है, यहाँ पे जहाँ सबसे पहले आपको फील हुई, दिस इज़ नॉन एज योर एपीसेंटर, दिस इज़ योर फोकस। ये आपकी वेव्स हैं, और इसकी वजह से अर्थ के ऊपर जो दरारें पड़ गई इन्हें कहा गया फॉल्ट। ठीक है, होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। द अर्थक्वेक वेव ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपीसेंटर एंड कॉज मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन ऑफ सराउंडिंग एरिया। एपीसेंटर से बाहर की तरफ जाती हैं ये वेव्स, ठीक है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है। द डिस्ट्रक्शन डिक्रीजेज, इट मूव्स अवे फ्रॉम द एपीसेंटर, और जो डिस्ट्रक्शन होता है, तबाही होती है, वो डिक्रीज़ होती चली जाती है जैसे जैसे एपीसेंटर से दूर जाता है। द वेव जनरेटेड बाय एन अर्थक्वेक आर नॉन एज अर्थक्वेक ऑफ सिस्मिक वेव्स। अब इस अर्थक्वेक से जो वेव्स जनरेट होती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है, जिन्हें एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है जिसे कहा जाता है सिस्मोग्राफ। ये सिस्मोग्राफ है। अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे कि आपको बुखार हो जाता है तो आपके टेम्परेचर को रिकॉर्ड करने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं ना, उसी तरीके से जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक की वेव्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है जिससे सिस्मोग्राफ कहते हैं, और जो वेव्स आती हैं उन्हें सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। द साइंस दैट स्टडी द सिस्मिक वेव्स इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। अब जिस विज्ञान में हम इस सिस्मिक वेव्स को पढ़ते हैं उसे सिस्मोलॉजी कहा जाता है। द इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी कॉज्ड बाय एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय द रिक्टर स्केल। अब किसी भी अर्थक्वेक की वजह से
कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करी है उस अर्थक्वेक ने, उसको मेज़र करने के लिए, नापने के लिए एक स्केल का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज़ रिक्टर स्केल, जिसे किसने डिवाइस किया था, यानी कि किसने खोजा था, किसने बनाया था, चार्ल्स एफ रिक्टर ने। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ इमेज के थ्रू भी समझाई गई है। अर्थक्वेक एज अ हज़ार्ड, अब अर्थक्वेक को यहाँ पे एक तबाही के तौर पे, हज़ार्ड के तौर पे हम पढ़ रहे हैं। एन अर्थक्वेक इज़ अ सडन एंड नेचुरल हज़ार्ड, अचानक से आता है, एक नेचुरल है, प्राकृतिक है, कोई इंसान तो लेके आ नहीं रहा है अर्थक्वेक को। इट कैन अकर एट एनी टाइम ऑफ द ईयर, साल में कभी भी आ सकता है। इट ब्रिंग्स सडन इम्पैक्ट विदाउट एनी वार्निंग साइन, कोई भी वार्निंग नहीं देता है। ऑल्दो इट इज़ अ नेचुरल हैपनिंग एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट प्रिडिक्ट इट, एक नेचुरल हैपनिंग है और इंसान इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, यानी कि अनुमान, पहले से पूर्वानुमान नहीं लगा सकता कि कब आएगा अर्थक्वेक। Yet at the same time they can minimize its adverse effects by taking following step, लेकिन जब ये आता है तो कुछ स्टेप्स लेकर हम इससे होने वाली तबाही को कम कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से स्टेप्स हैं वो आगे आपको बताए जा रहे हैं। स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग शुड बी डेवलप्ड इन द हाई रिस्क सिस्मिक जोन्स, ऐसी बिल्डिंग्स बनाई जानी चाहिए जो सिस्मिक जोन से सेफ रहें कम से कम। पीपल शुड बी एडवाइज टू कंस्ट्रक्ट अर्थक्वेक रेजिडेंट बिल्डिंग, अर्थक्वेक को झेलने वाली बिल्डिंग्स बनानी चाहिए जो उनके वेव्स के प्रभाव को झेल सके। Public awareness should be created through sensitization and training programs. पब्लिक को अवेयर कराना चाहिए, यानी कि लोगों को जागरूक बनाना चाहिए इन चीज़ों के बारे में बताकर या उन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देकर। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको सिस्मिक वेव्स के बारे में बताऊँगी। ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक पीपल शुड टेक शेल्टर अंडर अ किचन काउंटर टेबल और अ डेस्क अगेंस्ट इनसाइड अ कॉर्नर और वॉल। अब जब अर्थक्वेक आता है तो या तो हमें किसी हैवी काउंटर के नीचे छिप जाना चाहिए या फिर हमें क्या करना चाहिए, किसी वॉल के कॉर्नर के पास जाकर खड़े हो जाना चाहिए, यानी कि हमें बीच में नहीं रहना चाहिए। पीपल शुड स्टे अवे फ्रॉम द फायर प्लेस से, चिमनी से, ग्लास विंडो से, मिरर से, पिक्चर फ्रेम से हमें दूर रहना चाहिए। एंड पीपल शुड ऑब्जर्व सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन साइन, कुछ कॉमन प्रेडिक्शन साइंस होते हैं, पूर्वानुमान जो आप लगा सकते हैं, जैसे कि एनिमल्स स्पेशली डॉग शो एबनॉर्मल बिहेवियर, जो जानवर होते हैं वो एबनॉर्मल बिहेवियर करने लग जाते हैं जब भी कोई नेचुरल डिज़ास्टर आने वाला होता है। स्नैक्स कम आउट टू द सरफेस, जो स्नैक्स होते हैं वो बाहर निकलने लग जाते हैं और जो फिशेज़ होती हैं वो पॉन्ड्स में घबराने लग जाती हैं। तो ये कुछ साइंस हैं जिनकी वजह से हम आने वाले इस तबाही को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सिस्मिक वेव्स के बारे में एक बार देख लीजिए। 3 तरीके की वेव्स होती है, प्राइमरी वेव्स, सेकेंडरी वेव्स एंड लॉन्ग वेव्स। पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स जिन्हें कहा जाता है। पी वेव्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के नाम से जानी जाती हैं, सबसे तेज़ आती हैं और थ्रू सॉलिड मटेरियल। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स जो आती हैं उन्हें ट्रांसफ़र वेव्स कहा जाता है, ये आपके लिक्विड मटेरियल में से पास नहीं हो सकती हैं। और जो लॉन्ग वेव्स आती हैं उन्हें सरफेस वेव्स कहा जाता है, दे अफेक्ट ओनली द सरफेस ऑफ द अर्थ। और जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती हैं वो आपकी यही लॉन्ग वेव्स होती हैं जो अर्थ पर आकर डिस्ट्रक्शन करती हैं। होपफुली अर्थक्वेक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू अबाउट द वॉल्केनो। वॉल्केनो इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड वॉल्केनस, वॉल्केनस नाम के एक लैटिन वर्ड से निकला है विच मीन्स रोमन गॉड ऑफ फायर। इसका मतलब क्या होता है, रोमन गॉड ऑफ फायर। यहाँ पे आपको एक वॉल्केनो की फ़ोटो दिखाई गई है, मैं आपको उसको समझा देती हूँ। दैट इज़ सेकेंडरी वेंट, यानी कि कहीं से भी निकलने वाला ये वेंट है। जैसे वॉल्केनो में से ये तो आपका फर्स्ट वन निकल गया, जहाँ से अर्थ के ऊपर आ रहा है दैट इज़ नॉन एज क्रेटर। जहाँ अर्थ के अंदर बन रहा है उसे मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। ये आपका मैग्मा यहाँ बाहर आकर जब लावा की फॉर्म में हो जाता है तो लावा फ्लो दिखा रहे हैं। मेन वेंट है, यानी कि मेन पाइप जिससे बाहर आ रहा है, ये इसकी सेकेंडरी वेंट है। इसी तरीके की सेकेंडरी वेंट और भी हो सकती है। बाहर आ रहा है क्रेटर, जो आपका इसका धुआं ये दिखाई दे रहा है, दे आर नॉन एज पायरोक्लास्टिक फ्लो। ये छोटे छोटे जो बॉम्ब दिखाई दे रहे हैं दे आर वॉल्केनिक बॉम्ब्स। ठीक है, और ये सेकेंडरी कोन जो इसने बना लिया है निकलने के लिए, तो ये है वॉल्केनो का। ये ऐश क्लाउड यानी कि जो धुएं का बादल बन जाता है ना, उसे कहा गया है। यहाँ पे अर्थक्वेक से प्लेस, टाइम, इंटेंसिटी, एपिसेंटर ये कुछ आपको बताया गया है, ये एक बार देख लीजिएगा। वॉल्केनो के बारे में पढ़ लीजिए, अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लीजिएगा। ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट सडनली। कोई भी अर्थ का क्रस्ट होता है जहाँ से मोल्टन जो मटेरियल होता है यानी कि जो मैग्मा होता है वो एकदम से सडनली इरप्ट होता है। वॉल्केनो ब्रिंग हॉट गैसेस, इसके साथ क्या क्या आते हैं, हॉट गैस होती है, ऐश होती है, सॉलिड रॉक होती है, मटेरियल होती है, स्टीम होती है।
ये सारी चीज़ें एक साथ बाहर आती हैं। फ्रॉम द अर्थ's इंटीरियर द ओपनिंग ऑफ अ वोल्केनो ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड अ वेंट। मैंने पीछे आपको पिक्चर में समझा दिया था कि वेंट क्या होता है। वाइल द फनल शेप्ड बेसिन सराउंडिंग द ओपनिंग एरिया ऑफ वेंट इज टर्म्ड एज अ क्रेटर। अब ये तो थे आपके सडन मूवमेंट के बारे में जो आपने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे स्लो मूवमेंट्स के बारे में। स्लो मूवमेंट इन लिथोस्फेरिक प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग माउंटेन्स। दीज माउंटेन्स में वर्टिकली और हॉरिजेंटल, इनसे माउंटेन्स बनते हैं। ये वर्टिकल भी हो सकते हैं और हॉरिजेंटल। वर्टिकल स्ट्रेट, हॉरिजेंटल ऐसे, ठीक है। Vertical movement causes uplift of the subsidence of the earth surface. They give birth to the plateau and valleys. upliftment की वजह से, यानी कि जब वर्टिकल मूवमेंट होता है, इस तरीके का मूवमेंट होता है, तो उससे क्या चीज़ों की बता रहे हैं भाई, या तो आपके कोई प्लेटू बन जाएंगे या फिर आपकी वैलीज बन जाएंगी, ठीक है। हॉरिजेंटल जो मूवमेंट हो रहा है, यानी कि ये वाला जो मूवमेंट हो रहा है, इसकी वजह से फोल्डिंग और फोल्डिंग होती है, ठीक है। फोल्डिंग यानी कि जब चीज़ें ऐसे ऐसे करके फोल्ड होती हुई चली जाती हैं, फोल्ड एक दूसरे से दूर होती हुई चली जाती हैं। क्रिएट माउंटेन, इनकी वजह से माउंटेन बनती है, रिफ्ट वैलीज बनती हैं, रिफ्ट वैलीज, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। बोथ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट आर कॉज ड्यू टू द डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेज। और ये जो फोर्सेज आपके पीछे अभी बताई थी ना, अर्थक्वेक हुआ, आपका वॉल्केनो हुआ, इनकी वजह से, ये डिजास्ट्रॉफिक फोर्सेज की वजह से हॉरिजेंटल और वर्टिकल मूवमेंट होते हैं। दीज फोर्सेज ऑपरेट वेरी स्लोली, ये बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। दे इफेक्ट कैन बी सीन आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ईयर्स। इनका जो इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है, वो मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद भी देखने को मिल सकता है। एक्सोजेनिक फोर्स वी विल कंटिन्यू इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम।